हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं धरती धन्य अपना उपन्यास। ये उपन्यास यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। हमारी यूनिट है हिंदी उपन्यास में। टोटल 13 उपन्यास लगे हुए हैं और हमने अपने 9 उपन्यास कंप्लीट कर लिया। आज हम 10वां उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी ही हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप अन्य कोई एग्जाम देने जा रहे हैं जिसके पाठ्यक्रम में धरती धन्य अपना उपन्यास लगा हुआ है, तो आपके लिए भी ये क्लास उतनी ही यूजफुल है जितनी यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे बच्चों के लिए है। और हाँ, एक और बात, कल जो है आपकी क्लास नहीं हुई थी आपका बंटी उपन्यास पर, तो आज मैंने मॉर्निंग में 11 बजे जो आपको आपका बंटी उपन्यास पढ़ा दिया है। तो जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है जाकर वो क्लास जाकर देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे अपने उपन्यास धरती धन्य अपना उपन्यास की तरफ। जैसा कि जो बच्चे शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमको पता है सबसे पहले हम क्या है एक बेसिक जानकारी देखते हैं जो एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण होती है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। धरती धन्य अपना उपन्यास किनका है? जगदीश चंद्र का जो है ये उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। धरती धन्य अपना के लिए ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। एक तो दलित दलित जीवन की कथा है और एक है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर। ठीक है। होशियार जिले के दोआब क्षेत्र के गोरेवहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है ये उपन्यास। तो ये चारों पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगर रचनाकार वाला तो खैर हमें याद ही रहता है, लेकिन प्रकाशन वर्ष, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, होशियार जिले के दोआब क्षेत्र के गोरे वहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित। तीनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे धरती धन्य अपना उपन्यास की भूमिका। भूमिका महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि खुद जो है जगदीश चंद्र जी ने ही लिखी है। पढ़ते हैं। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। पहली ही लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेरी किशोरावस्था मेरे ननिहाल के गांव रलहन पंजाब में बीती। गांव का एक हरिजन परिवार मेरे नाना जी की जमीन जोतता था। इसी सिलसिले में मुझे उनकी बस्ती में जाना पड़ता था। हरिजनों की बस्ती में जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, परंतु कुछ मर्यादाएं थी, कुछ परंपराएं और सीमाएं थी जिनमें बंधकर जरूर चलना पड़ता था। गांव का दोहित्र होने के कारण मुझसे इन मर्यादाओं का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। मेरा किशोर मन बंधनों की इस झीनी सी दीवार को तोड़कर हरिजनों की छोटी छोटी सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हरदम व्यग्र रहता था। लोगों की आंख बचाकर मैं उनमें गया और मन भरकर मैंने उन बंधनों को तोड़ा भी। ठीक है। गांव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वालाएं भड़क उठी, परंतु इन्हें अभिव्यक्ति देने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। उपन्यास लिखने जैसी किसी चीज से तो मैं बिल्कुल परिचित ही नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछने लगे किसके बारे में, तो हमें लगेगा इन्होंने तो उपन्यास लिखा है तो ये तो ऐसी चीज बोलेंगे नहीं। पर क्या कह रहे हैं कि उपन्यास लिखने जैसी किसी चीज से तो मैं बिल्कुल ही परिचित नहीं था। आगे चलते हैं। इसी दौरान पढ़ाई और बाद में नौकरी के सिलसिले में मुझे शहर जाना पड़ा, परंतु वर्ष में एक आध बार छुट्टियों में मुझे अपने ननिहाल जाने का भी अवसर मिलता रहता। मैं हर साल यही देखता कि गांव में मर्यादाओं की सीमाएं टूटनी तो दूर रही, उनकी जकड़न दिनों दिन सख्त होती जा रही है। अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण इम्पोर्टेंट मुझे इस सामाजिक दुर्व्यवस्था के पीछे छिपे आर्थिक कारणों का भी पता चलने लगा। मैं ये सब देखकर बहुत ही उद्विग्न होता था कि आर्थिक अभावों की चक्की में युग युगांतरों से पिस रहे हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। जिस भूमि पर वे रहते हैं, जिस जमीन को वे जोतते हैं, यहाँ तक कि जिन छप्परों में वे रहते हैं, कुछ भी उनका नहीं है। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर मन की वेदना सहसा अपने सभी बांध तोड़कर फूट निकली और मैंने उपेक्षित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प कर लिया। प्रस्तुत उपन्यास लिखने का मूल प्रेरणा बिंदु यही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने धरती धन्य अपना उपन्यास क्यों लिखा है। उन्होंने पूरी जो है एक पेज में ही पूरा बता दिया कि उन्होंने क्यों ये उपन्यास लिखा है।
ठीक है, आगे चलते हैं। अपनी जातिगत संस्कारों तथा सामाजिक मान्यताओं की कठोर जकड़न के कारण मैं हरिजन के जीवन की कटुताओं को स्वयं तो नहीं भोग सका, फिर भी मुझे अपने दुस्साहस के कारण उनके जीवन को बहुत निकट से देखने का अवसर अवश्य मिला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने सर्वथा निरपेक्ष रहकर भारतीय जीवन के इन कटे हुए संदर्भों का चित्रण किया है और कहीं भी अपना मत थोपने अथवा अपनी विचारधारा को लादने की चेष्टा नहीं की है। कौन कह रहे हैं? जगदीश चंद्र कह रहे हैं, धरती धर ने अपना उपन्यास के बारे में कह रहे हैं। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो ये मैंने उपन्यास लिखा है इसको लिखने की मूल प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जो राइटर है उनका जो ननिहाल है कहाँ पर, गौर रलन पंजाब में बीती। ठीक है, ये यहाँ पर बता भी रही है कि मेरी किशोरावस्था मेरे ननिहाल के गौ रलन पंजाब में बीती। आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे, इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले से हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन जैसे ये पंक्तियां मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप जो है अपने जो है नोट्स में इनको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये हुई भूमिका की बात, ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं थी, एक पेज की ही भूमिका थी। आगे चलते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि धरती धन ने अपना उपन्यास किसको समर्पित किया गया है? तो सोम आनंद को समर्पित किया है। सोम आनंद को जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इन्होंने जो ये समर्पित किया है सोमानंद को, क्या इंपॉर्टेंट है, और ये उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किसने किया? अगर ये भी क्वेश्चन आता है तो सोम आनंद ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बुक ओपन करते हैं सबसे पहले हमें यही वाला पेज मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद भूमिका मिलती है। अब चले गए यहाँ पर विषय वस्तु की तरफ। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोहाब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन सन 1972 में हुआ था, जो हम पीछे भी देखकर आ चुके हैं ये दोनों पॉइंट। इस उपन्यास के केंद्र में काली पात्र का नाम है और ज्ञानू की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली, जो हरिजन जाति का है, उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़े वहां लौटने से होता है। काली की चाची की अंधविश्वास की वजह से मृत्यु, नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन, पंडित संत राम का धार्मिक पाखंड और दंभ, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में। देखो ये लाइन हमने जो है सबसे पहले यही लाइन हमने देखी थी जो कि भूमिका में लिखी हुई है, तो भूमिका तो हम पूरी पढ़कर आ चुके हैं। तो ठीक है, लेखक ने यह उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पीछे हम देखकर आ चुके हैं। आगे चलते हैं पात्र की तरफ। काली कौन है? केंद्रीय पात्र। ज्ञानो काली की प्रेमिका। प्रतापी काली की चाची। जस्सो कौन है? ज्ञानो की माँ। और मंगू कौन है? ज्ञानो का भाई। चौधरी हरनाम सिंह चौधरी साहब गांव के। छज्जू साहब साहूकार। बिशन दास डॉक्टर। फिर यहाँ पर जो है ये मुख्य पात्र है। आगे यहाँ पर कुछ अन्य पात्र देखेंगे। देखो ये हुए महत्वपूर्ण पात्र, लेकिन एग्जाम में आजकल गौण पात्र भी खूब पूछे जाने लगे हैं। उपन्यास का कोई भी पात्र उठाकर आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये भी सब महत्वपूर्ण पात्र ही हमारे हैं। निहाली कौन? काली की पड़ोस की ताई जीतू की माँ। जीतू कौन है? काली का दोस्त। प्रीतो पड़ोस की चाची। निक्कू प्रीतो का पति। मुंशी शिवराम गांव के मास्टर। पंडित संतराम गांव के पंडित। बंतु कौन है? पिता चन्नाराम और ठाकुरी माता का पुत्र। सिद्धू काली के चाचा। अमरू निक्कू का बेटा। दीनू गांव का कुमार। लच्छो प्रीतो की पुत्री। हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा। आगे देखेंगे, नार सिंह कौन है? संता सिंह का भाई। नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची है, बाद में इसका नाम रामदसिया पड़ गया। ठीक है, आगे है पालो। पालो कौन है?
बूढ़ा सिंह का लड़का, ठाकरी, ठाकरी कौन है, नंद सिंह की पत्नी, और संता सिंह कौन है, बढ़ई मिस्त्री। ठीक है, तो ये पात्र भी आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, ऐसे निहाली, जीतू, पीड़ितो, निक्कू, इस तरह लिख कर। ठीक है, ताकि आप जो है एग्जाम टाइम पर रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिए पात्र। आगे चलेंगे, देखेंगे धरती धन्य अपना उपन्यास के बारे में, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक से। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 6-7 लाइनें देखते हुए चलेंगे। धरती धन्य अपना से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इसमें लेखक ने पंजाब के साधनहीन, प्राश्रित, एपट, भाग्यवादी और शताब्दियों से अनेक प्रकार के अभावों से जूझ रहे हरिजनों के उत्पीड़न की कथा लिखी है। यह स्थिति लगभग भारत के लगभग सभी गांवों की है। हरिजनों में भी अब वर्ग चेतना जागृत हो रही है, किंतु अभी उनका संघर्ष कोई निर्णायक भूमिका अदा नहीं कर पा रहा है। आजादी के बाद भी अभी गांव की मानसिकता में बुनियादी परिवर्तन नहीं आ पाया है। इसीलिए अभी भी सामंतीय उत्पीड़न और पूंजीवादी शोषण बदस्तूर कायम है। किसके बारे में, धरती धन्य अपने उपन्यास के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है, ये देकर आपसे पूछा जा सकता है किस उपन्यास के विषय में है, तो याद रखिएगा धरती धन्य अपना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या क्या देखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखी महत्वपूर्ण पंक्ति, महत्वपूर्ण जो हमारे पॉइंट है एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने भूमिका पढ़ ली लाइन बाय लाइन। फिर हम चले यहाँ पर किसको समर्पित किया गया है, सोम आनंद को। आगे फिर यहाँ पर हमने विषय वस्तु देखी, और फिर हमने पात्र परिचय देखा। फिर यहाँ पर 5-6 लाइन जो रामचंद्र तिवारी की बुक में थी धरती धन्य अपना उपन्यास के बारे में, भी हमने देख ली। अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। ठीक है, अब हम महत्वपूर्ण पंक्ति देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है बुक आपको पता ही होगा, महत्वपूर्ण पंक्ति जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये दृष्टि वाली जो गाइड आती है वहां से मैंने महत्वपूर्ण पंक्तियां रखी है। ठीक है, देखते हैं। गोबर की तेज बदबू से उस समाधि की हरिजनों की बस्ती के निकट ही होने का संकेत दिया। आगे है, चाची कह रही है काली से। चाची ने काली की आवाज को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा, जैसे उसे विश्वास न आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूमकर बोली, रख सायदी। इम्पोर्टेंट है, चाची ने कहा काली से। आगे है, फिर ये भी चाची की ही पंक्ति है काली से। आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। उसने तो तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं था कि मौत ने आग घेरा। तेरी माँ को प्लेग खा गई। इम्पोर्टेंट, किस रोग से जो है इनकी मृत्यु हुई थी, काली की माँ की, प्लेग। तेरा चाचा चप्पे गिन गिन कर तुम्हें पाल पोस रहा था, लेकिन उसे भी हैजे ने खा लिया। तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद न हो। सारे खानदान की तू ही तो एक निशानी है। कौन कह रही है, चाची कह रही है काली से, और इम्पोर्टेंट ये लाइन है। आगे निहाली कह रही है चौधरी से। चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दे, रोज रोज का कलेश तो मिट जाएगा। किसी की फसल कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार जीतू। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति, ये नियाली कह रही है काली से। नियाली जीतू की ओर संकेत करते हुए बोली, काली देख, चौधरी ने इसका क्या हाल किया है। नाक तो को हाथ लगाती हूँ तो तरफ उठता है। भला इसने चौधरी का क्या बिगाड़ा था जो इसे पुलसियों की मार मारी है। पूरा साल उसकी बेकार करता रहा और इसे सारी मेहनत का यह इनाम मिला है। आगे यहाँ पर मंगू के नियाली से, माइन तूने इसे सिर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाट तोड़ रहा है। अगर बात थाने तक पहुंच गई तो वे मार मार कर इसे दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। चौधरी के खेत में बाढ़ लगाई जा रही है, इसे कहो वहां चला जाए, चौधरी खुश हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर चौधरी काली से, छप्पर सबका साजा है, क्या कमीन, क्या चमार, क्या जाट, क्या महाजन, जितनी भी चाहे मिट्टी खोद लो। इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा न बन जाए। पारसार ऊंचे मोहल्ले के पूरन सिंह ने वहां कुआं सा खोद दिया था। बरसात में छज्जू साहब की भैंस उसमें एक ऐसी फंसी कि उसे बल्लियां देकर निकालना पड़ा था। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है वो यहाँ तक है, मिट्टी खोद लो तक। ठीक है, आगे चलते हैं। शरारत पहले भी होती थी लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से गुजरने लगता है। कौन, काली जो है
कह रहे चौधरी से। फिर आ गया, मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काली कह रहा है चौधरी से। आ गया, ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की ही तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आंखों में आंसू तो ला देता है लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता। इंपॉर्टेंट है। कौन मिस्त्री कह रहा है काली से। वही तो कुत्ते का कुतिया से होता है। काली रंग पत्नी वह है जो अपनी व्याहता हो। उसे सिर पर चढ़ाओ या पाँव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन पराई जनानी स्त्री को मुंह जोड़ घोड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बिदक जाए। संता सिंह कह रहा है काली से। इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति भी। आगे चले गए, बहुत अच्छा किया बेटा, ईसा मसीह की यही तालीम है कि पड़ोसियों के साथ शांति से रहो। आसमानी किताब में लिखी हुई बातें सदा सच होती है। कौन पादरी कह रहा है काली से। आ गया, ये भी पादरी जो है कह रहा है काली से। कभी कभी मैं आप लोगों के मोहल्ले में जाता हूँ, ईसा मसीह का भी यही हुक्म है। वैसे भी गरीब आदमी परमात्मा के ज्यादा नजदीक होता है। अंजिल पाक में लिखा है, ऊंट का सुई के सुराख से गुजर हो सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं। इम्पोर्टेंट है। आ गया मासाए, तू जब भी मुंह खोलता है तो तेरी काली जबान पर मार्क्स और लेनिन का नाम होता है, और जब यह पादरी बोलता है तो ये एक ही आवाज निकलती है, वह भी अंजिल और ईसा मसीह की। कौन मास से बोल रहे हैं, बीसन दास से। इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पर बिशन दास काली से। पूंजीपति या कवि नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको मार्क कर लीजिएगा। आगे, सिख बन जाने का मतलब यह तो नहीं कि चमार नहीं रहा। धर्म बदलने से जात तो नहीं बदल जाती। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये भी। देखो इस बुक में जो है, जो भी दी हुई है इंपॉर्टेंट पंक्तियां ही दी हुई है, और ज्यादा पंक्तियां भी नहीं है। जब इतना बड़ा उपन्यास है और उसमें से आपको एक कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां मिल रही है, तो आपका काम है कि कम से कम इनमें से पंक्ति आती है तो आपका गलत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है, यानी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं देता बल्कि खुद खा जाता है। इसी से क्लास वर्ग संघर्ष पैदा होता है। लेकिन मार्क्सवादी इंकलाब से यह तबका खत्म हो जाएगा और प्रोलेटारिया का बोलबाला होगा। बिशनदास कह रहा है काली से। आ गया, तू क्या समझता है कि ईसाई बनने से उसका हुलिया बदल जाएगा। सब मजहब फरेब है। अमीरों और पूंजीपतियों ने आम लोगों को लूटने और उन्हें गुमराह करने के लिए ये सब ढकोसले खड़े किए हैं। कौन, बिशनदास कह रहे हैं। किसकी पंक्ति है, बिशनदास की। और किससे, बंतु से। आगे चलते हैं। बावे फत्तू की ये पंक्ति है, हम चमार है चौधरियों के कमीन, आप चौधरी है हमारे मालिक। आप जो भी दंड देंगे, जिसको भी देंगे, वह उसे कबूल करना होगा। नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता। बावे फत्तू कह रहे हैं चौधरियों से। आगे फिर यहाँ पर ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे यहाँ पर, बहुत उथल पुथल होगी। पूंजीवाद और जागीरदारी सिस्टम इंकलाब को असफल बनाने की कोशिश करेंगे। अपने एजेंटों की मार्फत इंकलाबी ताकतों में फूट डालेंगे, उन पर हमले करेंगे। खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेगी और हजारों लोग मरेंगे। ये दोनों पंक्तियां जो है बिशन दास की ही है, और किससे कह रहे हैं, काली से ही कह रहे हैं। आगे चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार बलि का फल केवल उसे मिलेगा जो सामग्री पर नामा, यानी कि पैसा खर्च करेगा। मान लो ख्वाजा पीर को दया आ गई और उन्होंने बलि स्वीकार कर ली, तो उसका सारा फल बूटा सिंह को ही मिलेगा। सारा गांव चौबुद्र हो जाएगा, सिर्फ बूटा सिंह का घर बार बचेगा। कौन, ये संत राम कह रहा है। ठीक है, आगे है यहाँ पर, सुबह तक बाढ़ का जोर खत्म हो गया, लेकिन खेतों में चारों ओर पानी भरा हुआ था। मिट्टी नरम हो जाने से मक्की की फसल जमीन पर बिछ गई थी। खेतों में बल खाती हुई डंडिया और रास्ते पानी में डूबे हुए थे, और जहां तक नजर जाती थी हरियाली के नीचे बिछी हुई पानी की चादर कहीं मैली और कहीं चमकदार दिख रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूंजीपति और जमींदार हमेशा से मेहनत कश और प्रोलतारी तबके पर जुल्म करते आए हैं। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, किसकी है, बीसन दास की है।
आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है हमारी ये पंक्तियां जो है समाप्त हो जाती है धरती धन्य अपना उपन्यास की। तो हमने जितनी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी, जितनी इस बुक में दी हुई थी, वे सभी हमने देख ली है। ठीक है, आपका काम है इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। एक बार पढ़ने से पंक्तियां जो है नहीं पता चल पाएगा किसकी पंक्ति है। या तो आपने पूरा उपन्यास पढ़ा हो, या फिर आप इन पंक्ति को ही बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये उपन्यास कंप्लीट हो जाता है धरती धन्य अपना। और आज मैंने मॉर्निंग में आपको आपका बंटी उपन्यास भी पढ़ाया था, तो जिन्होंने नहीं देखी है जाकर ये क्लास देख लीजिएगा। क्योंकि क्लास की टाइमिंग है शाम को 4 बजे, लेकिन कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई थी आपका बंटी उपन्यास पर, तो ये मैंने आज आपको मॉर्निंग में करवा दिया है, तो जाकर ये क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, और अब हमारे 3 उपन्यास रह जाते हैं। एक तो मानस का हंस, तमस, और जो है देवरानी जेठानी की कहानी। जल्दी ये उपन्यास भी मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, आज 3 नवंबर है, तो मैंने आपका धरती धन्य अपना करवा दिया उपन्यास कंप्लीट। कल हम देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद ये 2 उपन्यास हमारे रह जाते हैं, रीजन है क्लास नहीं हो पाई थी, तो ये भी मैं आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, आज जैसे मैंने 2 क्लास ली, ऐसे ही कल को भी 2 क्लास लेकर आपके उपन्यास कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, और एक हम संडे को कर लेंगे, क्योंकि हमारे 3 उपन्यास बचे हैं अभी। मानस का हंस, तमस, देवरानी जेठानी की कहानी। इनमें से 2 उपन्यास हमारे कल हो जाएंगे यानी 4 नवंबर को, और एक जो उपन्यास हमारा रह जाएगा वो हम 5 नवंबर को पढ़ लेंगे। इस तरह जो है हमारी यूनिट 6 हिंदी उपन्यास भी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपको ये पूरी यूनिट देखनी है, बिल्कुल ये फ्री है। आप प्लेलिस्ट पर जाओगे तो आपको सभी क्लास एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपके लिए 2 नए बैच लेकर आ रही हूँ। दोनों बैच हो गए PYQ पर आधारित। ठीक है, बिल्कुल ये फ्री बैच है और इसी यूट्यूब चैनल पर होगी। इसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया जहाँ पर मैंने कंप्लीट शेड्यूल दिया हुआ है, तो आप जाकर ये क्लास देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ, पहला बैच हमारा प्रारंभ होगा 6 नवंबर से, जिसमें हम 2019 से लेकर 2023 तक के PYQ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्लास में आइएगा, लाइव ये क्लास होगी शाम को 7 बजे। 6 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, PYQ है 2019 से 2023। डेली जो है जैसे जून 2019 का पेपर सोल्व करेंगे, तो जो है कंप्लीट 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। साथ में जो है मैं कॉन्सेप्ट भी रखूंगी क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब डिटेल में सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन देखा आंसर देखा और हम आगे बढ़ गए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि आपको पूरी डिटेल दे पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो है इस बैच में जुड़ जाइएगा। शाम को 7 बजे ये हमारी लाइव क्लास होगी 6 नवंबर से। आप लोग आइएगा। एक बैच ये शुरू हो रहा है, दूसरा बैच हमारा शुरू हो रहा है PYQ पर ही है। ये हो रहा है नवंबर के आखिरी में, 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक। इसमें भी हम PYQ करेंगे, लेकिन एक नए तरीके से। नए तरीके कैसा कि यूनिट वाइज PYQ करेंगे। पेपर में आपके 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन यूनिट 1 से आए हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगे, चाहे वे 50 क्वेश्चन हो चाहे 100 क्वेश्चन हो। ठीक है, और उनको हम एक साथ सोल्व करेंगे। इसी तरह यूनिट 2 के करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 की 10 यूनिट के हम इसी तरह PYQ सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा PYQ के माध्यम से। तो दोनों बैच बिल्कुल फ्री है, शाम को 7 बजे ही होगी दोनों क्लासें। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। कंप्लीट डिटेल के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्लास जो है देख लीजिएगा, कल ही मैंने अपलोड किया। इसमें पूरा और अच्छे से डिटेल में मैंने बताया हुआ है इन दोनों बैच में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रहा शेड्यूल, आपको दिख रहा होगा दोनों बैच का। ठीक है, और यहाँ पर मैं हिंदी उपन्यास से पहले 2 बैच आपको करवा चुकी हूँ, यूनिट 9 हिंदी निबंध पर और यूनिट 8 हिंदी नाटक पर। ये कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है। प्ले लिस्ट पर जाओगे तो आपको ये सभी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, यदि आप यहाँ से ये यूनिट कंप्लीट करते हो तो आपका 80 से 90% एग्जाम के नजरिए से जो है कंप्लीट हो जाता है। जल्दी हमारी हिंदी उपन्यास भी कंप्लीट हो जाएगी, 3 ही उपन्यास बचे हैं, तो 5 नवंबर तक हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम यूनिट शुरू करेंगे हिंदी कहानी। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी क्लास के बारे में। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा हमारी क्लास की जानकारी के लिए, नेट एग्जाम की इंफॉर्मेशन के लिए, और अन्य एग्जाम की जानकारी भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देती हूँ।
ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।